Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of November 2021। 1 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं क्या करूंगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आज के तो पूरे बताऊंगा, कल के भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा ताकि आपको दोनों दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए, आप कुछ भी मिस ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आप दीजिएगा। पहला सवाल है, ब्लू कार्बन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू कार्बन इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज मैनग्रूव, सेकंड इज ओशियंस, थर्ड इज टाइडल मार्शेस। ऑप्शंस आर 1 and 2, 3 only, 2 only या 1, 2 and 3। सेकेंड क्वेश्चन इज, बराक वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बराक वैली इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर मणिपुर, नागालैंड, बिहार, असम। तीसरा सवाल है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इनमें से कौन सी संस्था निकालती है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन पीस, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 सवाल है, आंसर आप करने की कोशिश करिएगा। प्लीज डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज डू अटेम्प्ट इट, है ना। इसको स्टार्ट करिएगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग लिख लीजिए कि मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है कि what should be done to overcome the problem of malnutrition, hunger, obesity and hidden hunger। ये चारों लिख के रखिएगा। what should be done to eliminate the problem of malnutrition, hunger, obesity and hidden hunger। तो ये 4 एक अलग अलग पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसका पॉइंट वाइज भी आंसर लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, आप जो भी चाहेंगे अटेम्प्ट करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे आप कुछ पॉइंट्स दीजिए कि आप इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे या क्या आप आंसर का स्ट्रक्चर रखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज आज की है वो हम बात करेंगे तुशील के बारे में। तुशील क्या है? अब एक्चुअली ये 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है एंड ये लॉन्च किया गया था यांतर शिपयार्ड रशिया में। ठीक है ना, याद रखिएगा 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है और ये P1135.6 क्लास का है ना, इंडियन नेवी का फ्रिगेट है। कहाँ पे लॉन्च लेकिन किया गया है? यांतर शिपयार्ड, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? रशिया में लोकेटेड है। अब इसका नाम रखा गया है तुशील। तुशील जो शब्द है, इट्स अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स प्रोटेक्टर, अ शील्ड। याद रखिएगा, तुशील एक संस्कृत वर्ड है। ये बता क्यों रहा हूं क्योंकि तुशील जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, शील्ड। याद रखिएगा, दिस इज द नेम विच इज इंपॉर्टेंट। And the construction of ship is based on intergovernmental agreement between India and Russian Federation। तो इंडिया और रशिया फेडरेशन है, उनके बीच में जो इंटर गवर्नमेंटल कहना चाहिए कि एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत ये काम, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको याद रखेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है डीएसआर राइस वैरायटी के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि अभी साइंटिस्ट जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के, विच इज इन मनीला। याद रखेगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला में है। वहां के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है एक डीएसआर वैरायटी, यानी कि डायरेक्टली सीडेड राइस। डीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएसआर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली सीडेड राइस वैरायटी। जो क्या होता है कि जो पुराना मेथड है राइस को करने का, आप सबको पता होगा कि पहले एक तो पूरे जो बीज होते हैं उनको छींट दिए जाते हैं, मतलब उनको पूरे एक मैदान में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी जब छोटी छोटी सैपलिंग्स बन जाती है तो उनको फिर ट्रांसफर किया जाता है नर्सरी से, है ना। इस तरीके से इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब ये जो मेथड है, ये जो पहले मेथड था, ये कहलाता था प्लम पुडिंग मेथड। ठीक है ना, ये भी आपको बता दूं कि ये कहलाता था प्लम पुडिंग मेथड ऑफ सोइंग राइस को सो करने का जो मेथड था ये प्लम पुडिंग मेथड कहलाता था। अब जो मेथड है ये है डायरेक्टली सीडेड राइस। डायरेक्टली सीडेड राइस में क्या होता है, जो वाटर का कंजम्पशन होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इट रिड्यूसेस द वाटर कंजम्पशन बाय अ लॉट ऑफ मार्जिन, है ना। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस राइस वैरायटी। दूसरी चीज है कि जो प्रोडक्शन है वो प्लम पुडिंग मॉडल पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। मतलब कि अगर आप ये देखेंगे, if you see the output या if you see the yield या if you see the productivity, तो वो कहना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा होती है डीएसआर में, मच ग्रेटर देन योर दैट प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों डीएसआर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे रीजंस रहेंगे। ठीक है ना। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम लोग का जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स
प्लस मेंस का करंट अफेयर्स, इसके अलावा ऐसे राइटिंग के 10 वीडियो, प्लस जो 5 फुल लेंथ टेस्ट है वो सीरीज स्टार्ट होगी अभी जल्दी, बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन उसके स्टार्ट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप वहां जाकर के डिटेल्स ले सकते हैं। उस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर भी सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस में आते हैं। नो टाइम बाउंड पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट G20। अब अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि जो हेड्स हैं G20 के, उन्होंने मीटिंग की है ना, एंड ये दैट वाज अंडर दी, ये आप सबको पता होगा कि COP26 के अंतर्गत ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही थी कि इसमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे COP26 के उसके। तो अभी ऐसा कोई टाइम बाउंड मेथड मैनर में डिसीजन नहीं लिया गया है। द हेड्स ऑफ G20 मेट बट नो टाइम बाउंड कमिटमेंट्स वर देयर, है ना। तो इस तरीके से कि डोमेस्टिक ना, इंडिया ने भी कोई कंजम्पशन का कोई डेडलाइन नहीं दिया कि हम कब कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो चाइना ने 2060 का टाइमलाइन दिया हुआ है, यूएसए ने 2050 का टाइम दिया हुआ है ना, बट इंडिया हैज नॉट गिवन एनी टाइमलाइन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अभी वर्ल्ड में कार्बन एमिशन की बात करें तो इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट कार्बन एमिटर है ना। चाइना, यूएसए, उसके बाद इंडिया आता है। और अगर ग्रुप्स अगर हम ले लेंगे तो चाइना, यूएसए और फिर यूरोपियन यूनियन आ जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज वैसे कंट्री वाइज है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल कंजम्पशन की बात करें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इंडिया 6th पोजीशन पे आता है। हिस्टोरिकल कंजम्पशन में इंडिया जरूर 6th पोजीशन पे आता है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। यहां देखो लिखा है इंडिया रेडीज द एमिशन लिस्ट। तो अ डे अहेड ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द 26th यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो, इंडिया ऑफिशियली इंडोर्स्ड अ वेबसाइट। अब इंडिया ने एक वेबसाइट इंडोर्स की है, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसमें उन्होंने एमिशन लिस्ट और ये सारी चीजें की है, ये डेवलप्ड कंट्रीज का और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस आएगा, कौन कितना एमिट कर सकता है, इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी उस वेबसाइट में मेंशन है। आगे के न्यूज में आएगा तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, बट दैट इज एक इंपॉर्टेंट चीज अपन बात कर लेते हैं। G20 चूंकि नाम आया था तो G20 के बारे में आपको बता दूं कि G20 में अभी रिसेंटली टीना डाबी की बहन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, रिया डाबी का। सो उसके इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू थे, उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 में कितने कंट्रीज हैं, तो उसने कहा था 20 कंट्रीज हैं। लेकिन 20 कंट्रीज, 19 कंट्रीज और 1 ग्रुपिंग है एक्चुअली में। तो 19 कंट्रीज हैं और एक ग्रुपिंग यूरोपियन यूनियन है। तो वो 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 19 कंट्रीज हैं और एक कंट्री आपकी कौन सी है, एक ग्रुप कौन सा है, यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा आपको याद रखना कि स्पेन जो है वो स्पेन जो है दैट इज अ परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी, ठीक है ना। स्पेन कौन है? स्पेन इज अ परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी टू दिस ग्रुपिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप याद रख सकते हैं। दिस इज अनदर फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। कि स्पेन क्या है? परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी है, ठीक है ना। और अपन ने बात की यूरोपियन यूनियन की, तो वो तो हमने देख ही लिया। सो इस तरीके से कुछ ग्रुपिंग का काम रहता है और काफी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है ना। और वर्ल्ड का लगभग 85% ऑफ द GDP अगर आप देखें तो लगभग ये कवर करके रखता है वर्ल्ड का। तो काफी एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, बहुत छोटी ग्रुपिंग नहीं है, ये आप याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। ओके, तो यहां पे हम आर्टिकल से पहले पूरी आपको न्यूज ही बता देता हूं मैं, फिर उसके बाद आर्टिकल पे अपन आएंगे। अहेड ऑफ द COP26 इंडियन साइट हाईलाइट्स द एमिशन गैप। अब यहाँ पे इंडियन वेबसाइट है जो कि इंडिया ने बनाई है अहेड ऑफ द COP26, तो वो काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट रहेगी जो कि बताएगा कि क्या एमिशन गैप है डेवलप्ड कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर वेबसाइट का नाम पहले याद रखो, क्या है? क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। द नेम ऑफ द वेबसाइट इज क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। तो क्लाइमेट इक्विटी monitor.in में जब आप जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट के बारे का कंटेंट मिल जाएगा, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, ठीक है ना। ये लाइव कर दी गई है और इसका फोकस इक्विटी पे ज्यादा रहेगा।
क्लाइमेट इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यूपीएससी सीधे क्लाइमेट इक्विटी भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो क्लाइमेट इक्विटी मतलब कि देखो, क्लाइमेट में ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री पूरा पोल्यूट कर रही है, कोई एक कंट्री, लेकिन अगर कोई कंट्री एमिट कर रही है तो एटलीस्ट दूसरी कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किस चीज में? फॉर द डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमने एमिट कर लिया, हमने अपना डेवलपमेंट कर लिया, अब आप सब लोग प्रोटेक्शन करो क्लाइमेट की, ये नहीं होना चाहिए। तो जो क्लाइमेट का गैप है, मतलब एमिशन का जो वो है, वो कौन सी कंट्री उसके लिए कितना ज़्यादा एमिशन करने की परमिशन दी जा रही है, ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो इक्विटी को प्रमोट करेगा, मतलब कि कितना ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ को मौका मिलेगा कि वो भी अपना डेवलपमेंट कर पाए। भाई पहले अगर डेवलप्ड कंट्रीज जो आज की हैं, उन्होंने पहले खूब सारा एमिट किया तब ना डेवलप्ड है, तो एटलीस्ट फ्यूचर में अगले आने वाले 30 40 50 साल वो ना करें, वो बिल्कुल एमिशन ना करें, वो कार्बन न्यूट्रल हो जाए, और ये मौका जो दूसरी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको मौका मिले। तो ये पूरा है इसका क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर का जो इशू है। सो दिस इज अहेड ऑफ द COP26, एक दिन पहले उसको लाइव किया गया है। इट हैज़ बीन मेड बाय इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। द की फैक्ट दैट दिस डेटाबेस हाईलाइट्स इज दैट इट इज ओनली फेयर दैट डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट कमिट टू स्टीपर टारगेट्स टुवर्ड्स कर्बिंग एमिशन दैन डेवलपिंग कंट्रीज। जो मैंने बताया ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डेवलप्ड कंट्रीज की है कि वो बड़े बड़े टारगेट्स लें और बड़े टारगेट्स को अचीव करें, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उनको बड़े टारगेट्स लेने की जरूरत है। वो ये उम्मीद ना करें कि इंडिया जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सारा काम करें। इट इज नाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइम बीइंग टू टेक अ ब्रॉडर स्टैंड, और उनको स्टैंड लेना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द आइडिया बिहाइंड दिस क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर इज, ठीक है ना। आई होप आपको याद रहेगा ये चीज। And India's demands for climate justice being at the heart of the negotiation and its reluctance to agree to a fixed time frame to reach the net zero, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो पूरा फोकस है वो क्लाइमेट जस्टिस की तरफ है, क्लाइमेट इक्विटी की तरफ है। मतलब वो जो इक्विटी वाला प्रिंसिपल है वो केवल फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, वो आपके इंटरनेशनल इस तरीके से राइट ऑन द इन्वायरमेंट भी है कि इन्वायरमेंट पे भी तो हमारा उतना अधिकार है ना। ये बात यहाँ पे पोल्यूशन की नहीं है, पर बात है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की, आपने तो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर दिया, तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को आपने फुल्ली एक्सप्लॉइट कर दिया, और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम बिल्कुल एक भी रिसोर्स यूज ना करें, हम कुछ ना यूज करें और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करके रखें। तो भैया अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना वो सारी चीज़ों की। अगर आप नहीं करोगे अभी भी तो भी काफ़ी कुछ बच जाएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज द थिंग, इस पूरा फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडिया का जो है इक्विटी पे है, क्लाइमेट जस्टिस पे है। नेवी टेक्स द डिलीवरी ऑफ वॉरशिप, यहाँ पे इंडिया का प्रोजेक्ट 15B है, याद रखिएगा। इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है 15B के अंतर्गत, जिसमें डिफेंस, स्टेट ऑफ आर्ट, इस तरीके से सबमरीन शिप्स और ये सब लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत स्टेट ऑफ आर्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, या ये लिया गया है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम बिल्ड एट द मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है ना। तो मजगांव डॉक लिमिटेड में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट 15B। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखेगा इस चीज को, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं यूपीएससी, बट आपको नॉलेज के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आपको याद रहना चाहिए। इनफॉर्मल सेक्टर श्रैंक शार्पली इन 2021, तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा उसमें शार्प उसमें श्रिंकेज देखने को मिली है। दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द SBI रिपोर्ट। SBI की रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन की गई है। तो आप देख सकते हैं कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर मेंशन किया गया है, माइनिंग मेंशन की गई है, मैन्युफैक्चरिंग मेंशन की गई। तो माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे तो माइनिंग में 22.5% जहां पर था, वहीं पे अब जो ग्रोथ है वो केवल 15 to 17% रह गया है, मतलब श्रिंकेज है। फिर इसके अलावा हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में 22.7 था तो 19.21 हो गया है। यूटिलिटीज़ 5.3 से बिल्कुल जीरो पे आ गया है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो मतलब कि टोटल परसेंटेज है जो वो था, काफ़ी श्रंक हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI रिपोर्ट इज क्लेमिंग दैट द शेयर ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इन इंडिया में हैव श्रंक टू 20% ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका जो आउटपुट है वो
30% पर आ चुका है ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम अबाउट 52% टू 20%। मतलब कि पहले 2017-18 में अगर हम देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो रोल था इंडिया की इकोनॉमी में वो 52.4% था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इनफॉर्मल सेक्टर का जो कहना चाहिए परसेंटेज था इंडियन इकोनॉमी आउटपुट में, वो आउटपुट में था 52.4%। और वही चीज़ अगर हम अभी के टाइम में देखें, 20-21 के टाइम पीरियड में देखें, तो इनफॉर्मल सेक्टर के जो ये अलग अलग सेक्टर्स मेंशन्ड हैं, इनका जो परसेंटेज है इन द इंडियन इकोनॉमी आउटपुट, मतलब पूरा इंडिया की इकोनॉमी के आउटपुट में इनका कितना परसेंटेज है, तो 15 to 20% पर आ गया, जो चीज़ पहले 50% हुआ करती थी। तो दैट इज़ द बिग थिंग। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि SBI की रिपोर्ट ने एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा श्रिंकेज एग्रीकल्चर में भी देखने को मिला है। 97.1% जहां 2017-18 में था, तो अब 70 से 75% पे आकर के रह गया है। ठीक है ना, दैट इज द थिंग। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स लिखे हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज, कंस्ट्रक्शन, काफ़ी आपको देखेगा कि कितना ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। सो दैट इज द थिंग। एंड वर्कर्स इन दिस सेक्टर कंटिन्यू टू बियर द ब्रंट ऑफ द पैंडेमिक्स एडवर्स इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, श्रिंकेज तो देखने को मिला है। अब इन्हीं सेक्टर्स में बहुत सारे वर्कर्स भी काम कर रहे थे, अब वो वर्कर्स क्या करें बेचारे, व्हाट विल दीज वर्कर्स डू, वो इस तरीके से कैसे रहेंगे। तो पूरा का पूरा जो भार है एक्चुअली कौन ढो रहा है, वो ये वर्कर्स ढो रहे हैं फिर। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पर अमूल के प्रमोशन में होम जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं यानी कि अमित शाह जी, उनका ये कहना है कि अमूल को काफ़ी, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव सेक्टर काम करे। एंड अमूल जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव, अमूल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव, आप देख सकते हैं लिखा भी अमूल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव। और एक इवेंट था अभी रिसेंटली, 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अमूल को, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 75 ईयर्स अमूल को कंप्लीट हो चुके हैं। 1946 में अमूल स्टार्ट हुआ था एज अ कोऑपरेटिव, ठीक है ना, याद रखिएगा, एज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट आनंद गुजरात से स्टार्ट हुआ था। और ये आपका अमूल 1946 में स्टार्ट हुआ था एज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट 1946 में। एंड वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस कोऑपरेटिव मॉडल टू अपलिफ्ट द सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज व्हाट द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन सेड। ठीक है ना, तो क्या बोला उन्होंने कि हमको इस तरीके के मॉडल की जरूरत है, कोऑपरेटिव मॉडल की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का या एनिमल हस्बेंड्री का उदय हो तो हमको ये सारी चीज़ें डेवलप करने की जरूरत है। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये जो मॉडल है ये हमको आत्मनिर्भरता की तरफ भी ले जाएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पंजाब डज अ डीप डाइव फॉर इंडस डॉल्फिन, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द थिंग। पंजाब ने क्या किया है, इट हैज स्टार्टेड काउंटिंग द इंडस डॉल्फिन को काउंट करने का शुरुआत किया है। सेंसस हो रहा है ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड सेटासियंस, याद रखेगा वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड सेटासियंस में आते हैं ये इंडस डॉल्फिन। तो इसका इंडस डॉल्फिन का पहले तो आप याद रखिएगा कि साइंटिफिक नेम क्या है। क्या होता है, यूपीएससी कई बार आपसे साइंटिफिक नेम्स पूछ सकती है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये है, इसका नाम क्या है, प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर, याद रखिएगा इसका नाम है प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ऊपर दूसरी चीज जो हमको जाननी है वो है सेटेशियन। अब सेटेशियन ऊपर लिखा है, तो सेटेशियन एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, याद रखिएगा सेटेशियंस आर द एक्वेटिक मैमल्स। और इनमें इंक्लूड कौन कौन होता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। सेटेशियंस क्या होते हैं, ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके जैसे कि वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई और आपके पोर्पोइजेस हो गए, ठीक है ना। वेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइजेस, ये सेटेशियंस में आते हैं। जैसे इस बार पूछा था ना यूपीएससी ने कि इनमें से कौन सा क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो इसमें याद रखिएगा कि ये सेटेशियंस का एग्जाम्पल है वेल, डॉल्फिन एंड पोर्पोइजेस, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ये क्या होता है, कई बार जैसे लैंड में आ गए, तो लैंड में अगर आते हैं तो फिर ये ब्रीद नहीं कर पाते, ब्लो होल्स इनके शट हो जाते हैं और उसके कारण फिर इनकी डेथ भी हो जाती है, कई बार ये भी इनके साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो सेटेशियंस याद रखिएगा, दैट इज द थिंग। ये बाहर आके सांस लेते हैं, जैसे ये लोग बाहर आके भी सांस लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका माइनर इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, वो मैंने आपको बता दिया। इट्स अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग
क्या है ये? इट्स अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन है. तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर. एंड इट इज फाउंड इन द रिवर ब्यास. ये रिवर ब्यास में रहती है. इज ऑल सेट टू कमेंस इन द विंटर एज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय द सेंटर. तो ये पूरा इसका सेंसस किया जाएगा. दिस विल बी एज अ पार्ट ऑफ द सेंसस. एंड ये एक सेंसस होगा जिसमें इनके नंबर काउंट किए जाएंगे. नाउ द इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, इंडस डॉल्फिन है, इट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन. इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है? आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है. ये आपको याद रखना है. आईयूसीएन ने यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसने इसको इंडेंजर्ड बताया है. एंड इट इज बिलीव्ड दैट दीज डॉल्फिन्स वर एंडेमिक टू पाकिस्तान. ये माना जाता है कि एंडेमिक कहाँ की, मतलब कि एंडेमिक मतलब उस रीजन की है, तो ये पाकिस्तान की मानी जाती है. बट इन 2007 पहले माना जाता था, लेकिन 2007 में द रेमिनेंट बट वायबल पॉपुलेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन हैज बीन डिस्कवर्ड इन पंजाब हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो पंजाब की हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई संख्या में ये आपको मिल जाएंगी. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. इंडस डॉल्फिन आपको मिल जाएगी पंजाब के हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. तो ये भी नाम याद रखिएगा. हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पंजाब में है. ठीक है ना. ऊपर हमने प्लैटनिस्टा गैंगेटिका माइनर देखा, सिटाशियंस देखा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखा. आईयूसीएन का हमने देखा कि इंडेंजर्ड है ना. ये सारी चीजें हमने देखी हैं. The Indus River dolphin was declared the state aquatic animal of Punjab in 2019. तो जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया था पंजाब द्वारा इन 2019. स्टेट एक्वेटिक एनिमल कब डिस्कवर किया गया, कब बताया गया? 2019 में पंजाब में. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. और ये आपको याद रखना है चीजें. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स भी बनाए गए, जैसे कि डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स जो कि इसके काम में हेल्प करते हैं. ब्यास डॉल्फिन मित्रास बोलते हैं उनको. फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द रिवर ब्यास. ब्यास डॉल्फिन मित्रास ये लोग भी काम कर रहे हैं. तो काफी ज्यादा स्टेप्स लिए गए हैं ऑलरेडी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज डॉल्फिन्स एंड ऑल. ब्यास रिवर में मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया. चाइना ग्रैपल्स विद चैलेंजेस ऑफ स्लोइंग इकोनॉमी आउटब्रेक्स. तो चाइना जो है वहां पे काफी ज्यादा अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है. जैसे कि लिख लो आप लोग बस चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम. पहली प्रॉब्लम तो है जो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है. शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब कि सप्लाई साइड में कमी आ रही है. अगर रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज होगा तो इसका मतलब है कि जो प्राइजेस हैं वो महंगे हो जाएंगे. प्राइजेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स विल इंक्रीज, ओवरशूट कर जाएगी. ठीक है ना. तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो आउटब्रेक्स की, मतलब चाइना को जहां माना जा रहा था कि ठीक है अब मुक्त हो चुका है अब ये कोविड से, लेकिन वहीं पे अभी रिसेंटली देखा गया केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है. ठीक है ना. एंड पावर क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही है. नाउ द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज अंडरगोइंग अ पावर क्राइसिस. ठीक है ना. तो वो क्या हो रहा है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है उसमें अब एक पावर क्राइसिस की समस्या देखने को मिल गई है. ठीक है ना. तो कोविड हो गया, पावर क्राइसिस हो गया, सारी चीजें हमने देख ली. एंड इसके अलावा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हो गए, उनके कारण प्राइस इंक्रीज हो रहा है. सप्लाई साइड अगर दिक्कत है तो रॉ मटेरियल्स की कमी हो जाती है. ये सारी चीजें हमने देखी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. यूएई अर्जेस द सिटीजन्स टू लीव द लेबनान एज सून एज पॉसिबल. तो यूएई ने कहा है कि भैया लेबनान जितना जल्दी छोड़ सको छोड़ दो. हुआ क्या कि लेबनान ने एक्चुअली में सऊदी अरेबिया के एक्शंस को, सऊदी अरेबिया आप सबको पता है कि यमन के अगेंस्ट उनका वॉर चल रहा है, यमन के हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट उनका वॉर चल रहा है. तो लेबनान के कुछ मिनिस्टर थे जिन्होंने ये कह दिया कि गलत हो रहा है ये सब. तो इसके अगेंस्ट में सऊदी ने भी एक्शन लिया और यूएई ने भी एक्शन लिया है. तो दैट इज हैपनिंग अमिड दिस. तो दिस इज द न्यूज आइटम. आगे हम देख लेते हैं एडिटोरियल जो आज का छूटा हुआ था. आज का एडिटोरियल मैं आपको दिखा दूं पहले. यहाँ देखो एक न्यूज और लिखी हुई है. फर्स्ट गे कपल टू टाई द नॉट इन तेलुगु स्टेट्स. तो इट इज अनदर इंस्टेंस ऑफ टू पीपल लिविंग टुगेदर फॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप, सेज हैदराबाद बेस्ड लेक्चरर इन होटल मैनेजमेंट. तो ये उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अभय डांग है जिनको कहा जा रहा है कि दे आर द फर्स्ट गे कपल टू टाई द नॉट, मतलब मैरिज का इन्होंने कहा है. बट आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ने अभी तक, कोर्ट ने भी इंडिया में मैरिज लीगलाइज की है ना. तो 377 सेक्शन 377 जरूर मतलब उसको डीक्रिमिनलाइज किया है, बट मैरिज का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो अभी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैरिज का उसमें मेंशन नहीं है. ठीक है ना. देख लेते हैं एडिटोरियल में आते हैं. आज का एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है गेटिंग न्यूट्रिशन बैक ऑन द स्कूल हाई टेबल. अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले जो प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम बताई कि इंडिया में ट्रिपल प्रॉब्लम्स है. ट्रिपल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? पहली प्रॉब्लम है
अंडर न्यूट्रिशन की। पहली प्रॉब्लम किसकी? अंडर न्यूट्रिशन की, मतलब जब आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम वो है ओवरवेट की। क्या होता है, कई बार गलत खाना खाने से भी ओवरवेट आदमी हो जाता है, कई बार एक्टिविटीज ना करने के कारण भी। और ये तीसरी प्रॉब्लम जो ओबेसिटी वही है, ओबेसिटी वही है, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी का भी रूप ले लेती है जब आप लेथार्जिक एक्टिविटीज रहते हैं, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, सारी चीजें। तो ओबेसिटी है, अंडर न्यूट्रिशन है और ओवरवेट आदमी हो रहा है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे कि मैंने आता था हिडन हंगर, तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी जब कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? हिडन हंगर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो ऑथर ने पहले तो प्रॉब्लम बताई कि ये सारी प्रॉब्लम है, और उसके बाद ऑथर ने कुछ सजेशंस भी बताए। ऑब्वियस सी बात है, तो सजेशन में क्या है? पहले चीज तो ये है कि देखो, गर्ल्स एंड बॉयज की डिमांड अलग अलग रहती है। गर्ल्स एंड बॉयज में जो न्यूट्रिशन की मतलब जरूरत रहती है वो दोनों को रहती है। ऐसा नहीं कि किसी एक को जरूरत ज्यादा रहेगी, किसी एक को कम रहेगी, दोनों को काफी मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो चीज करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरीके का भेदभाव ना करें। पहली चीज तो कि ऐसा नहीं कि हम सब अच्छी चीजें बच्चों को खिला दें, लड़कों को खिला दें और लड़कियों को ना खिलाएं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कि जो इक्विटी का एस्पेक्ट है वो यहाँ पे भी लाने की जरूरत है, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म का माल न्यूट्रिशन जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी चीज हमको ये देखने की जरूरत है कि आजकल जो सोशल टेंडेंसी वो क्या हो गई है। आजकल की जो टेंडेंसी, जैसे अगर आप अर्बन एरियाज में देखेंगे, अर्बन एरियाज में जैसे आजकल का जो वर्क है वो ज्यादातर सीट पे बैठने का काम है, कुर्सी में बैठे, घर आए, चुपचाप सो गए, लेट गए, मतलब कि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ज्यादा सोशल रिलेशन नहीं है कि आप वहां मिलने जाना है, उनसे जाना है। ये सब पहले होती थी चीजें एटलीस्ट, तो आदमी एक फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा रहता था। बट आजकल जो फिजिकल एक्टिविटी का एस्पेक्ट है बिल्कुल घटता जा रहा है। सो दैट शुड नॉट हैपन, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने कहा हिडन हंगर के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है सिर्फ पेट भरा होना जरूरी है ना, सिर्फ पेट भरा होना जरूरी नहीं होता, आपको हिडन हंगर से भी लड़ना है। मतलब कि आपको भूख तो हटानी है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए उनको भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे एंजाइम्स, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि कैसे आप दूर कर सकते हैं, जैसे कि आप बैलेंस्ड फूड डाइट करें, बैलेंस्ड फूड लें, बैलेंस्ड डाइट लें। दूसरी चीज जैसे फ्रूट्स का आपको यूज करना है, जो फाइबर वाले फल हैं, फाइबर वाली सब्जियां हैं, ये सब चीजें आपको यूज करनी है, ताकि ये सब आपके कार्सिनोजेनिक तत्वों को तो बाहर करता ही करता है आपकी बॉडी से, साथ ही साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी को देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे कहा कि मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट वाटर इनटेक, एडिक्वेट स्लीप, लो स्क्रीन टाइम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लिख लेना आप लोग, मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट वाटर इनटेक, एडिक्वेट स्लीप, लो स्क्रीन टाइम। अगर आप ये सारी चीजें करें तो दे कैन हेल्प अ लॉट इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी एंड रेगुलेटिंग योर इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसके बाद ऑथर ने स्कीम्स की भी नाम लिया, जैसे पीएम पोषण का नाम लिया, जिसमें कि 450 किलो कैलोरी एनर्जी, 12 ग्राम प्रोटीन फॉर प्राइमरी, 700 किलो कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन फॉर अपर प्राइमरी चिल्ड्रन जो है वो डाइट डाइवर्सिटी के थ्रू पीएम पोषण मिशन के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। 450 किलो कैलोरी एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड ये प्राइमरी के लिए है, एंड 700 किलो कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन फॉर अपर प्राइमरी चिल्ड्रन। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है पीएम पोषण। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।